गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज मैं अपलोड करने जा रहा हूँ मेरा नया वीडियो द माइंस रेस्क्यू रूल 1985 के ऊपर। दोस्तों, बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि माइन रेस्क्यू रूल के ऊपर वीडियो अपलोड करने के लिए, तो उसी सोच के साथ मैं आज इसका पहला वॉल्यूम अपलोड करने जा रहा हूँ। अगर हम लोग देखें तो माइन रेस्क्यू रूल उतना बड़ा तो है नहीं, बहुत छोटा रूल है, बहुत कम रूल्स है उसमें। फिर भी इतना इम्पोर्टेंट है माइंस रेस्क्यू रूल कि उसका हर सेंटेंस में, अगर हम लोग एमसीक्यूज के लिहाज पर देखें तो इसका हर सेंटेंस में एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो सकता है। तो मुझे लगा कि अगर एक वीडियो में मैं उसको कंप्लीट करूंगा तो शायद बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए थोड़ा दिक्कत हो सकता है, क्योंकि जब हर सेंटेंस एक एमसीक्यूज लायक सेंटेंस है तो हम उसको डिटेल में डिस्कस करना बहुत ही ज़रूरी है। उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं कोशिश किया हूँ कि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से वीडियो प्रेजेंट करने के लिए। तो उम्मीद करूँगा कि आप भी इसको एक्सेप्ट करेंगे। जैसे मेरा पिछले सभी वीडियो को आप लोग बहुत अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड किए हैं, उन सबको एक्सेप्ट किए हैं, बहुत अच्छा अच्छा कमेंट भी आया है। तो उसी तरह इसी माइंस रेस्क्यू रूल के ऊपर जो वीडियो अपलोड अभी होगा, आप उसको भी उसी तरह रिस्पॉन्ड करेंगे, ये मेरा उम्मीद है। तो इस रेस्क्यू रूल के सभी रूल्स अगर हम लोग देखें तो सभी इम्पोर्टेंट है। तो पहला कुछ रूल को आज कवर करेंगे इस वीडियो के दौरान। इसके बाद हम लोग जितना भी आज पढ़ाई करेंगे उसके रिलेटेड क्या पॉसिबल एमसीक्यूज हो सकता है उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए कि किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है एग्ज़ाम में। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले फिर आपको रिपीट करना चाहूँगा कि मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि अगर सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस नहीं करेंगे तो आप मेरा अपडेट आपके पास नहीं पहुंच पाएगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो माइन रेस्क्यू रूल 1985। तो दोस्तों, पहला चैप्टर है माइंस रेस्क्यू रूल का प्रिलिमिनरी, जो हमेशा हर रूल रेगुलेशन में रहता है। प्रिलिमिनरी में हम लोग क्या पढ़ते हैं? रूल 1 में सब टाइटल एप्लीकेशन एंड कमेंसमेंट, मतलब ये कहाँ लागू होता है ये रूल। तो दोस्तों, सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि जो माइन रेस्क्यू रूल 1985 वो 2 अप्रैल 1985 को लागू हुआ था, यानी कि 1985 से ये इन फोर्स में है। और ये किसके लिए एप्लीकेबल है? ये सभी बिलो ग्राउंड माइंस के लिए एप्लीकेबल है। बिलो ग्राउंड माइंस यानी कि चाहे वो कोल हो या मेटल हो, बिलो ग्राउंड माइंस के लिए ही माइन रेस्क्यू रूल एप्लीकेबल है। और ओपन कास्ट माइंस के लिए, कोल माइंस हो या फिर मेटल फेरस माइंस हो, ओपन कास्ट माइंस के लिए ये रूल एप्लीकेबल नहीं है। तो ये रूल जो सिलेबस भी अगर आप लोग देखेंगे तो जो अनरेस्ट्रिक्टेड कैटेगरी का कैंडिडेट्स हैं, चाहे वो मेटल हो या कोल हो, उनके लिए ये रूल को पढ़ना, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। इसके रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। ओके, तो अभी हम लोग क्या डिस्कस किए? पहला कि ये 2 अप्रैल 1985 को कब लागू हुआ, उसके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है। आगे बढ़ते हैं रूल 2 के तरफ। रूल 2 में तो हमेशा डेफिनेशन ही रहता है। तो रूल 2 में दोस्तों, माइंस रेस्क्यू रूल का जो डेफिनेशन वाला रूल 2 है उसमें बहुत सारे कॉमन डेफिनेशंस है। कॉमन यानी कि जिस डेफिनेशन को ऑलरेडी हम लोग माइंस एक्ट हो, रूल हो, रेगुलेशन हो, सभी में कवर कर चुके हैं। तो मुझे नहीं लगता कि वो सब कॉमन डेफिनेशंस को हम लोग दोबारा यहाँ पे डिस्कशन करें, क्योंकि अननेसेसरी टाइम वेस्ट है। उस सब का अंडरस्टैंडिंग, उस सब का समझदारी ऑलरेडी हमारे पास है। जैसे माइंस एक्ट जैसे दिया हुआ है कि एक्ट मतलब माइंस एक्ट 1952, ये सब हम लोग पहले से जानते हैं। फिर देता है चीफ इंस्पेक्टर। चीफ इंस्पेक्टर किसको बोलेंगे, ये ऑलरेडी हम लोग माइंस एक्ट में पढ़ाई कर चुके हैं। फिर और भी देता है मैनेजर किसको बोलेंगे, ये भी हम लोग जानते हैं कि माइंस एक्ट का सेक्शन 17 में ये ऑलरेडी डिस्कस किया गया है। ऑर्डिनरीली एम्प्लॉयड, ये तो जानते हैं कि एक कैलेंडर ईयर में जितना भी ऑन एन एवरेज पर्सन एम्प्लॉय होते हैं उसको बोलते हैं ऑर्डिनरीली एम्प्लॉय। और कैसे निकलता है? टोटल मैन डेज डिवाइडेड बाय टोटल वर्किंग डेज। ये तो हम लोग पहले से ही जानते हैं।
इसीलिए इस सब चीज़ को हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। इसको छोड़ के जो और बाकी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो कि स्पेशली रेस्क्यू रूल का रिलेटेड है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफिशियल। प्रिंसिपल ऑफिशियल जो टर्म है जहीं भी यूज होगा रेस्क्यू रूल में, उसका मतलब ये होता है सीनियर मोस्ट माइन ऑफिशियल इन माइनिंग डिसिप्लिन ऑन ड्यूटी इन द माइन। इसका मतलब क्या हुआ कि माइनिंग डिसिप्लिन का जो भी सीनियर मोस्ट माइन ऑफिशियल ड्यूटी में उस टाइम में रहेगा वो होगा प्रिंसिपल ऑफिशियल। इसको कैसे समझेंगे? जैसे हम लोग जानते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में मैनेजर होता है, उसका अंडर में असिस्टेंट मैनेजर रहता है, फिर माइनिंग फोरमैन, फिर माइनिंग मेट, ब्लास्टर, ये सब रहता है ना इस टाइप का सीक्वेंस में, सीनियरिटी बेसिस में। तो अगर प्रिंसिपल ऑफिशियल कौन है अगर हम पूछेंगे, ऐसा नहीं कि मैनेजर ही प्रिंसिपल ऑफिशियल है, ऐसा नहीं कि असिस्टेंट मैनेजर है प्रिंसिपल ऑफिशियल, ऐसा नहीं है। उस टाइम में जिस टाइम में प्रिंसिपल ऑफिशियल टर्म यूज हो रहा है, जो सबसे सीनियर मोस्ट माइन ऑफिशियल होगा, हो सकता है वो माइनिंग मेट भी हो सकता है माइनिंग फोरमैन भी हो सकता है, उसी टाइम में जो सीनियर मोस्ट आदमी रहेगा, लेकिन वो माइनिंग डिसिप्लिन का होना चाहिए। अगर एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है और एक माइनिंग मेट है, तो माइनिंग डिसिप्लिन में कौन हुआ? माइनिंग मेट। तो माइनिंग मेट होगा प्रिंसिपल ऑफिशियल। माइनिंग मेट, सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ, ये ओपनकास्ट माइंस के लिए लागू नहीं होता है, अंडरग्राउंड के लिए। तो माइनिंग सरदार हो सकता है, ओवरमैन हो सकता है, वो होगा सीनियर मोस्ट माइन ऑफिशियल। अगर इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल इंजीनियर प्रेजेंट है तब भी, क्योंकि सिर्फ माइनिंग डिसिप्लिन का आदमी होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट आता है रेस्क्यू ट्रेंड पर्सन। रेस्क्यू ट्रेंड पर्सन मीन्स ए पर्सन सर्टिफाइड बाय द सुपरिटेंडेंट टू बी रेस्क्यू ट्रेंड पर्सन अंडर रूल 21। दोस्तों, हम जब रूल 21 पढ़ेंगे उसमें हम लोग पढ़ेंगे, उस टाइम अभी पढ़े नहीं है, जब आएगा बात करेंगे, फिर भी डेफिनेशन को समझने के लिए बोल दे रहा हूँ कि रूल 21 में रेस्क्यू ट्रेंड पर्सन के बारे में डिस्कस किया गया है। मतलब रेस्क्यू ऑपरेशन में जो ट्रेनिंग जिसको दिया जाएगा, जो ट्रेनिंग लिया है, वो ट्रेनिंग लेने के बाद कौन उनको सर्टिफाई करता है कि हाँ ये क्वालिफाइड है? सुपरिटेंडेंट। सुपरिटेंडेंट कौन है, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। ये जो टर्म है ये हम लोग माइन एक्ट रूल रेगुलेशन में नहीं पढ़े हैं, जैसे रेस्क्यू ट्रेंड पर्सन, सुपरिटेंडेंट कौन है, इसीलिए इनके बारे में जानना जरूरी है आगे बढ़ने से पहले। ओके, तो जो रेस्क्यू ट्रेंड पर्सन हम किसको बोलेंगे? जो पर्सन रूल 21 के अंदर ट्रेनिंग लिया होगा, ट्रेनिंग में क्वालिफाई हुआ होगा, और उनको वो क्वालिफाई हुआ कि नहीं कौन सर्टिफाई करेगा? सुपरिटेंडेंट। सुपरिटेंडेंट कौन है अभी हम लोग जस्ट डिस्कस करेंगे। ओके, तो प्रिंसिपल ऑफिशियल कौन है आपको समझ में आ गया? वो आदमी माइनिंग डिसिप्लिन का होना चाहिए और ऑन ड्यूटी, मतलब उसी टाइम में जो ड्यूटी में रहेगा, माइनिंग डिसिप्लिन का जो सीनियर मोस्ट होएगा। ओके, मान लीजिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर या मैकेनिकल इंजीनियर भी है प्रेजेंट माइंस में, और एक मान लीजिए माइनिंग सरदार उस टाइम में प्रेजेंट है, और बाकी जो असिस्टेंट मैनेजर हो गया, अंडरग्राउंड मैनेजर या माइनिंग ओवरमैन उस टाइम में मान लीजिए उस एरिया में ड्यूटी में नहीं है, तो प्रिंसिपल ऑफिशियल किसको माना जाएगा? माइनिंग सरदार को। हालांकि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर प्रेजेंट भी हो, लेकिन मैकेनिकल इंजीनियर अगर प्रेजेंट भी है, उनको हम लोग प्रिंसिपल ऑफिशियल नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि डेफिनेशन ही यही बोलता है, सीनियर मोस्ट माइन ऑफिशियल इन माइनिंग डिसिप्लिन ऑन ड्यूटी इन द माइन। ओके, और रेस्क्यू ट्रेंड पर्सन के बारे में क्या बोलता है कि सुपरिटेंडेंट के द्वारा सर्टिफाइड हुआ जो आदमी रूल 21 के अंदर, उसको हम लोग रेस्क्यू ट्रेंड पर्सन बोलेंगे। दोस्तों, ये जो सुपरिटेंडेंट टर्म है ना, इसको हम लोग समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे बीटी रूल में हम जानते हैं कि सभी वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर एक फुल टाइम हो या पार्ट टाइम हो, बीटीओ के अंडर में रहता है, वोकेशनल ट्रेनिंग ऑफिसर, जो कि एचओडी बोलते हैं। बीटी सेंटर का एचओडी कौन है? बीटीओ। उनके अंडर में फिर कुछ बीटीआईज रहते हैं जो इंस्ट्रक्टर, वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर रहते हैं। उसी तरह सुपरिटेंडेंट होता है एचओडी ऑफ रेस्क्यू स्टेशन। ओके, सुपरिटेंडेंट कौन होता है? मतलब हेड है। जैसे बीटी सेंटर का हेड कौन है? बीटीओ। उसी तरह रेस्क्यू स्टेशन का हेड होता है सुपरिटेंडेंट। ओके, और जैसे बीटीओ के अंदर कुछ बीटीआईज रहते हैं, उसी तरह सुपरिटेंडेंट के अंदर भी कुछ इंस्ट्रक्टर्स रहते हैं। तो इस रेस्क्यू रूल के दौरान जहाँ भी हम लोग इंस्ट्रक्टर का शब्द प्रयोग करेंगे या सुनेंगे, वो किसको समझाएगा? कि रेस्क्यू स्टेशन में या रेस्क्यू रूम में जो इंस्ट्रक्टर रहते हैं उनको वो मतलब इंडिकेट करेगा। ओके, और सुपरिटेंडेंट यानी कि जैसे बीटी सेंटर का हेड होते हैं बीटीओ, उसी तरह
रेस्क्यू स्टेशन का हेड होते हैं सुपरिटेंडेंट। समझ में आ गया? मैं कंपैरिजन इसीलिए कर रहा हूँ कि आपको दिमाग में वो बेटर अंडरस्टैंडिंग के हिसाब साथ बैठ जाए। जैसे वीटीओ शब्द सुनते ही हमको मतलब दिमाग में आ जाता है कि वीटी सेंटर का हेड, उसी तरह सुपरिटेंडेंट शब्द सुनते ही आपका दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि रेस्क्यू स्टेशन का हेड, रेस्क्यू रूम का नहीं। रेस्क्यू रूम अलग चीज़ है, रेस्क्यू स्टेशन अलग चीज़ है, मैं आगे बताऊंगा, ओके। लेकिन इसीलिए इसी कंपैरिजन को आपके दिमाग में घुसा रहा हूँ कि भिट्टी के साथ इसको थोड़ा कंपेयर कीजिए तो आपको समझने में ईजी होगा। भिट्टियों को हम कंपेयर करेंगे सुपरिटेंडेंट के साथ, और वीटीआई को इंस्ट्रक्टर, जो वीटीआई इंस्ट्रक्टर या फिर ट्रेनर हम जिसको बोलते हैं, उनको कंपेयर करेंगे इंस्ट्रक्टर के साथ, तो हमको समझने में इजी होगा, ओके। तो सुपरिटेंडेंट मतलब वीटीओ जैसे होते हैं, सुपरिटेंडेंट रेस्क्यू स्टेशन का हेड है। और इंस्ट्रक्टर ये जैसे होते, किसको हम लोग इसको कंपेयर करेंगे मतलब किस तरह समझेंगे, जैसे वीटीआई यानी कि वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर यानी कि ट्रेनर, ओके। दोस्तों मैं बार बार आपको ये चीज़ बोल रहा हूँ कि सुपरिटेंडेंट होता है रेस्क्यू स्टेशन का हेड, रेस्क्यू रूम का नहीं। क्यों? रेस्क्यू स्टेशन और रेस्क्यू रूम में बहुत डिफरेंस है। जैसे मैं और एक कंपैरिजन देता हूँ, जैसे हम लोग रूल में पढ़े हैं फास्ट एड रूम, फास्ट एड स्टेशन, उसी तरह रेस्क्यू रूल में भी रेस्क्यू स्टेशन एंड रेस्क्यू रूम है। लेकिन उसमें रेस्क्यू रूम, उसमें फास्ट एड रूम फास्ट एड स्टेशन जैसा है, इसमें रेस्क्यू स्टेशन और रेस्क्यू रूम ऐसा नहीं है, उसमें बहुत डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? जैसे दोस्तों फास्ट एड स्टेशन बड़ा है कि फास्ट एड रूम बड़ा है? फास्ट एड रूम बड़ा है, क्योंकि 150 आदमी होने से एक फास्ट एड रूम का प्रोविज़न है, लेकिन 50 आदमी होने से एक फास्ट एड स्टेशन का प्रोविज़न है। तो रूम बड़ा हुआ ना, और जो उसमें जो रहता है इक्विपमेंट्स फास्ट एड स्टेशन में या फास्ट एड रूम में, फास्ट एड स्टेशन में कम रहता है, फास्ट एड रूम में ज़्यादा इक्विपमेंट का प्रोविज़न है, क्योंकि वो बड़ा है। लेकिन इसमें उसका उल्टा है, रेस्क्यू रूल में जो रेस्क्यू स्टेशन और रेस्क्यू रूम को अगर कंपैरिजन करेंगे, इसमें उसमें कौन बड़ा होता था? फास्ट एड रूम। लेकिन इसमें कौन बड़ा है? रेस्क्यू स्टेशन बड़ा है, रेस्क्यू रूम छोटा है, ओके। तो बड़े में ज़्यादा चीज़ रहेगा, छोटे में कम चीज़ रहेगा, वही डिफरेंस होगा ना। लेकिन इतना डिफरेंस नहीं है। क्या डिफरेंस नहीं है? फास्ट एड रूम जिस पर्पज़ के लिए यूज होता है, फास्ट एड स्टेशन उसी पर्पज़ के लिए यूज होता है, लेकिन फास्ट एड स्टेशन बड़ा है। लेकिन उसी तरह ये सेम नहीं है। रेस्क्यू स्टेशन जिस पर्पज़ के लिए यूज होता है, रेस्क्यू रूम उसी पर्पज़ के लिए यूज नहीं होता है, दोनों का पर्पज़ ही अलग है, ओके। समझ में आ गया? मैं क्या बोला आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। पहले मैं किसके साथ कंपेयर किया? सुपरिटेंडेंट को वीटीओ के साथ, ये सही है, ओके। वो जैसे हेड है ये भी हेड है, लेकिन फास्ट एड सॉरी रेस्क्यू स्टेशन का हेड है सुपरिटेंडेंट, रेस्क्यू रूम का हेड सुपरिटेंडेंट नहीं है, इसमें थोड़ा डिफरेंस है, ओके। फिर इंस्ट्रक्टर को किसके साथ कंपेयर किया? वीटीआई के साथ। ये दोनों में सेम है, ओके। तो नेक्स्ट आगे फिर और डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ तक समझ जाइए। फिर क्या मैं बोला, जैसे फास्ट एड रूम बड़ा होता है, फास्ट एड स्टेशन छोटा होता है, उसी तरह इसमें थोड़ा अलग क्या है, रेस्क्यू स्टेशन बड़ा होता है, रेस्क्यू रूम छोटा होता है। समझ में आ गया? अभी फास्ट एड स्टेशन और फास्ट एड रूम का पर्पज एक ही है कि मान लीजिए कोई फास्ट एड इंजरी हुआ तो उनको फास्ट एड ट्रीटमेंट दे के उनको फिर मेडिकल हॉस्पिटलाइज करने का बंदोबस्त करना। लेकिन उसमें फास्ट एड स्टेशन में थोड़ा कम चीज़ रहता है, फास्ट एड रूम में थोड़ा ज़्यादा फैसिलिटी रहता है, यही तो डिफरेंस है ना। लेकिन इसमें रेस्क्यू स्टेशन और रेस्क्यू रूम का पर्पज एक नहीं है, दोनों का पर्पज अलग है, ओके। जब पर्पज ही अलग है तो उनका बॉस ही अलग होगा, मतलब एचओडी अलग होगा। तो रेस्क्यू स्टेशन का एचओडी है जो बड़ा है, हाँ रेस्क्यू स्टेशन बड़ा है, रेस्क्यू रूम छोटा है, बार बार आपको रिपीट कर रहा हूँ। रेस्क्यू स्टेशन का जो एचओडी है वो है सुपरिटेंडेंट, लेकिन रेस्क्यू रूम का इंचार्ज एचओडी आप कुछ भी बोल लीजिए, सुपरिटेंडेंट नहीं है। क्या है फिर आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, यहाँ तक समझ जाइए पहले, ओके। तो तीनों कंपैरिजन आपका दिमाग में घुस गया, सुपरिटेंडेंट कौन है, इंस्ट्रक्टर कौन है, इसको समझाने के लिए आपको मैं दो चीज़ का मतलब सहायता लिया। क्या किया? एक लिया मैं वीटीओ वीटीआई,
ये किसको समझाने के लिए? सुपरिटेंडेंट और इंस्ट्रक्टर को समझाने के लिए। फिर दोबारा मैं हेल्प लिया फर्स्ट एड रूम फर्स्ट एड स्टेशन को, किसको समझाने के लिए? रेस्क्यू स्टेशन और रेस्क्यू रूम के लिए। डिफरेंस उनमें क्या है? फर्स्ट एड रूम बड़ा होता है, फर्स्ट एड स्टेशन छोटा होता है। इसमें लेकिन अलग क्या है? रेस्क्यू स्टेशन बड़ा होता है, रेस्क्यू रूम छोटा होता है। ओके, उसमें रेस्क्यू स्टेशन का हेड को क्या बोलेंगे? सुपरिटेंडेंट बोलेंगे। वो कौन सा रूल के हिसाब से अपॉइंटमेंट होता है? रूल 3 के हिसाब से। डेफिनेशन वही बोलता है, सुपरिटेंडेंट मीन्स ए सुपरिटेंडेंट ऑफ रेस्क्यू स्टेशन अपॉइंटेड अंडर रूल 3। रेस्क्यू रूल का 3 नंबर रूल के हिसाब से सुपरिटेंडेंट का अपॉइंटमेंट होता है, जो कि आगे पढ़ेंगे। अभी हम लोग रूल 2 में है ना, आगे रूल 3 पढ़ेंगे। इंस्ट्रक्टर मीन्स ए पर्सन अपॉइंटेड अंडर रूल 3। रूल 3 में जो पर्सन अपॉइंटेड होता है कि इंस्ट्रक्टर के हिसाब से, उसको हम लोग इंस्ट्रक्टर बोलेंगे। इनको हम इंस्ट्रक्टर को हम लोग किसके साथ कंपेयर किए? बीटीआई यानी कि ट्रेनर के साथ। ओके, नेक्स्ट में फिर क्या कंपैरिजन किया कि रेस्क्यू स्टेशन बड़ा होता है आज कंपेयर टू रेस्क्यू रूम, और दोनों का पर्पज अलग है। रेस्क्यू स्टेशन का पर्पज अलग है, रेस्क्यू रूम का पर्पज अलग है। मैं इसको बार बार इसको इसीलिए दोहरा रहा हूँ क्योंकि जब तक हम रेस्क्यू रूम नहीं पढ़े थे, हमारा दिमाग में एक चीज़ घुस गया था, क्योंकि हम लोग माइंड रूल में ऑलरेडी पढ़े थे कि फर्स्ट एड रूम फर्स्ट एड स्टेशन के बारे में। हम लोग जानते हैं कि फर्स्ट एड रूम बड़ा होता है, फर्स्ट एड स्टेशन छोटा होता है। फिर भी हमारा दिमाग में ये घुस जाता है कि फर्स्ट एड रूम का पर्पज तो वही फर्स्ट एड हेल्प के लिए, फर्स्ट एड स्टेशन का पर्पज भी वही फर्स्ट एड हेल्प के लिए। तो वो दोनों तो सेम ही है, खाली छोटा बड़ा का फ़र्क है, इक्विपमेंट कम ज़्यादा का फ़र्क है। लेकिन उसी तरह रेस्क्यू रूल में नहीं है, पूरा अलग है। क्योंकि जो पर्पज ऑफ फर्स्ट एड स्टेशन इज नॉट एग्जैक्टली इक्वल्स टू फर्स्ट एड रेस्क्यू रूम। रेस्क्यू स्टेशन का जो फंक्शन है, उसका जो पर्पज है बनाने का, वो एग्जैक्टली इक्वल टू रेस्क्यू रूम नहीं है। दिमाग में घुस गया, समझ में आ गया? मुझे लगता है अब तक समझ में आ गया हो। यहीं तक समझिए, फिर आगे जो क्या क्या है हम डिस्कस करेंगे जब रूल 3 तक हम लोग बढ़ेंगे। यहीं तक समझ में आ गया ना? तो क्या चीज़ अब तक समझ में आया? फिर रिपीट कर रहा हूँ, सुपरिटेंडेंट कौन है, इंस्ट्रक्टर कौन है, रेस्क्यू स्टेशन क्या है, रेस्क्यू रूम क्या है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, और क्या पर्पज है अभी तक हम लोग नहीं पढ़े, लेकिन दोनों का पर्पज अलग अलग है, उन दोनों का फंक्शन अलग अलग है। उसका जो रेस्क्यू स्टेशन का जो फंक्शन है, रेस्क्यू रूम का वही फंक्शन नहीं है, क्योंकि हमारा दिमाग में ऑलरेडी घुस गया है कि फर्स्ट एड रूम फर्स्ट एड स्टेशन दोनों तो एक चीज़ है, इसीलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ। ओके, समझ में आ गया दोस्तों? कभी कभी क्या है कि हम लोग परसेप्शन से भी कुछ चीज़ समझते हैं। परसेप्शन यानी कि मान लीजिए आप किसी चीज़ आपको मालूम नहीं है, जैसे मान लीजिए आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, मान लीजिए सेकेंड क्लास हो या फर्स्ट क्लास हो, एग्ज़ाम दे रहे हैं, कभी कभी क्वेश्चन आता है, हाँ हाँ इस टाइप का क्वेश्चन तो मैं सुना सुना लगता है, तो उसका जो ऑप्शन देख के हम परसेप्शन कर लेते हैं, अच्छा ये ऐसा होगा ऐसा होगा, तो उसी में एक अंदाज लगा के कभी कभी आंसर देते हैं। तो ये गलत नहीं है। ओके, क्योंकि आपका परसेप्शन ही आपका कंसेप्ट हमेशा क्लियर करता है। कभी गलत होगा कभी सही होगा, लेकिन जब गलत होगा तभी आप जब समझेंगे चीज़ों को, आपका दिमाग में सही तरीके से बैठ जाता है। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं रूल 3 के तरफ। एस्टैब्लिश एंड लोकेशन ऑफ रेस्क्यू स्टेशन। ओके, एक रेस्क्यू स्टेशन के बारे में सोचेंगे अभी, है ना? पहले CIM परमिट्स एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रेस्क्यू स्टेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि एक रेस्क्यू स्टेशन बैठाने के लिए किसका परमिशन चाहिए? CIM का। इसमें RIM का कोई रोल नहीं है। ओके, CIM ही इसका परमिशन देते हैं एस्टैब्लिशमेंट के लिए। किसका? रेस्क्यू स्टेशन का। चीफ इंस्पेक्टर में परमिट 2 और मोर ऑनर्स टू जॉइंटली एस्टैब्लिश ए रेस्क्यू स्टेशन। ओके, एक मतलब मान लीजिए कि पास पास कुछ अलग अलग माइंस हैं, तो 2-3 माइंस को ऑनर अगर रिक्वेस्ट करेंगे कि हम लोग मिल के एक कॉमन रेस्क्यू स्टेशन बिठाएंगे, तो चीफ इंस्पेक्टर उसको परमिशन दे सकते हैं। ओके, लेकिन जो कि रेस्क्यू रूम के केस में नहीं है, तो आगे पढ़ेंगे। तो अभी तक क्या समझ में आया कि रेस्क्यू स्टेशन को CIM परमिट करते हैं और 2-3 माइंस मिला के एक रेस्क्यू स्टेशन बिठा सकते हैं विथ प्रायर परमिशन फ्रॉम CIM। नेक्स्ट पढ़ते हैं स्टाफ्स इन रेस्क्यू स्टेशन। एक रेस्क्यू स्टेशन में स्टाफ कौन कौन रहते हैं? 1 सुपरिटेंडेंट। मैं पहले बोला था कि रेस्क्यू स्टेशन का HOD कौन है?
एक सुपरिटेंडेंट। तो एक सुपरिटेंडेंट रहते हैं रेस्क्यू स्टेशन में जो कि उनका हेड है। एटलीस्ट 2 इंस्ट्रक्टर्स, कम से कम 2 इंस्ट्रक्टर उस रेस्क्यू स्टेशन में रहते हैं। ओके। 1 रेस्क्यू ब्रिगेड मतलब जैसे फायर ब्रिगेड रहते हैं, उनका क्या काम क्या होता है, जैसे फायर ब्रिगेड में कुछ फायर इंसिडेंट हो गया तो ये लोग हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, जो प्रिकॉशन लेना होता है, जो स्टेप लेना होता है वो लोग लेते हैं। उसी तरह एक रेस्क्यू ब्रिगेड रहता है रेस्क्यू स्टेशन में, जिनका काम क्या होता है, कुछ भी एक्सीडेंट हो गया माइंस में, अंडरग्राउंड माइंस में, बिलो ग्राउंड माइंस में, तो वो लोग उसको अटेम्प्ट करते हैं, उसको हैंडल करते हैं, जो कार्रवाई लेना होता है वो करते हैं। तो एक रेस्क्यू ब्रिगेड में नॉट लेस देन 18 रेस्क्यू ट्रेंड पर्सन रहते हैं। यानी कि जो रेस्क्यू ट्रेंड पर्सन के बारे में हम डेफिनेशन में बात किए, तो एक रेस्क्यू ब्रिगेड में कम से कम 18 रेस्क्यू पर्सन रहते हैं। तो क्वेश्चन किस टाइप का आ जाएगा कि एक रेस्क्यू ब्रिगेड इन रेस्क्यू स्टेशन में जो रेस्क्यू ब्रिगेड रहता है उसमें कितना रेस्क्यू ट्रेंड पर्सन रहना चाहिए मिनिमम। इससे ज़्यादा हो सकता है लेकिन उससे कम नहीं। तो आंसर क्या होगा, 18। समझ में आ गया। तो स्टाफ कौन कौन हुए, सुपरिटेंडेंट जो कि उसका इंचार्ज है रेस्क्यू स्टेशन का, एटलीस्ट 2 इंस्ट्रक्टर्स, कम से कम 2 इंस्ट्रक्टर्स, और एक फायर रेस्क्यू ब्रिगेड जो कि मिनिमम 18 रेस्क्यू ट्रेंड पर्सन रहते हैं। ओके। नेक्स्ट प्रोविजन बोलता है, इन केस ऑफ absence of superintendent at a rescue station exceeds 60 days the owner shall appoint another superintendent। क्या इसका मतलब क्या हुआ, तो जैसे हम पढ़े कि एक रेस्क्यू स्टेशन का हेड कौन है, इंचार्ज कौन है, सुपरिटेंडेंट। तो सुपरिटेंडेंट मान लीजिए एब्सेंट है ड्यूटी से 60 डेज के लिए, मतलब 2 महीना हो गया, 60 डेज के लिए वो अगर एब्सेंट रहते हैं किसी भी काम में, हो सकता है पर्सनल हो या फिर तबीयत खराब हो, कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए एब्सेंट रहेंगे, तो ऑनर क्या करेंगे कि एक नया सुपरिटेंडेंट अपॉइंट करेंगे, उनको छोड़ देंगे, ठीक है भाई आप छुट्टी में, आप छुट्टी मनाओ, आपका जो सुपरिटेंडेंट पद चला गया, मैं अभी नया अपॉइंटमेंट करूँगा। ये प्रोविज़न है। 60 डेज से अगर ज़्यादा एब्सेंट रहेंगे तो उनको रिप्लेस करना पड़ेगा। किसको, कौन रिप्लेस करेंगे, ऑनर। देखिए इसमें ऑनर एजेंट और मैनेजर नहीं है, हर चीज़ को गौर कीजिए। इसमें लिख सकता था ऑनर एजेंट मैनेजर, लेकिन नहीं लिखा, क्यों, क्योंकि ये काम सिर्फ ऑनर का है। ऑनर क्या करेंगे, एक नया सुपरिटेंडेंट अपॉइंट करेंगे उनके जगह, अगर उनका एब्सेंट 60 डेज से ज़्यादा हुआ। नेक्स्ट क्या बोलता है, द ऑनर शाल विद इन 7 days ऑफ relinquishment ऑफ चार्ज बाय द सुपरिटेंडेंट इन्फॉर्म टू CIM एंड RM इन फॉर्म 1। इसका मतलब क्या हुआ, जो ऑनर है माइंस का, जब रेलिंकिशमेंट करते हैं, रेलिंकिशमेंट मतलब क्या है, जो त्याग कर देना। त्याग कर देना मतलब पहले बोला ना कि अगर 60 दिन से ज़्यादा उनका एब्सेंस रहा तो उनको त्याग कर देंगे, सुपरिटेंडेंट पद से त्याग कर दिया मतलब दूसरा आदमी को बैठा देंगे, सुपरिटेंडेंट का हिसाब से अपॉइंट करेंगे। तो जब उनको त्याग कर दिए उसका 7 दिन के अंदर अंदर इन्फॉर्म करना पड़ता है, किसको, CIM एंड RM को। कौन करेंगे, ऑनर करेंगे। कौन सा फॉर्म में करेंगे, फॉर्म 1। फॉर्म 1 यानी कि फॉर्म 1 ऑफ माइन रेस्क्यू रूल 1985। ओके, MMR नहीं, MMR का फॉर्म 1 अलग है, ये माइन रेस्क्यू रूल का फॉर्म 1 है। तो इसमें क्वेश्चन कैसा आ जाएगा, इन व्हिच फॉर्म ऑनर शाल इंटीमेट CIM एंड RM रिगार्डिंग रेलिंक्विशमेंट ऑफ चार्ज बाय द सुपरिटेंडेंट। कौन सा फॉर्म में इन्फॉर्म करेंगे, फॉर्म 1 में करेंगे। कितने दिन के अंदर, 7 दिन के अंदर। कब करना पड़ेगा, अगर जो रेगुलर सुपरिटेंडेंट है, जो ऑलरेडी अपॉइंटेड है सुपरिटेंडेंट के हिसाब से, वो अगर 60 दिन तक एब्सेंट रहते हैं। ओके, अभी बढ़ते हैं रूल 4 की तरफ। फंक्शन ऑफ रेस्क्यू स्टेशन, पहले तो बोले उसका इंचार्ज सुपरिटेंडेंट कौन कौन स्टाफ रहेगा डिस्कस कर लिए। रूल 4 में पढ़ेंगे कि रेस्क्यू स्टेशन का फंक्शन क्या है। पहले ही मैं आपको बता दिया हूँ कि रेस्क्यू स्टेशन बड़ा होता है और उसका फंक्शन रेस्क्यू रूम से अलग होता है। तो क्या फंक्शन है अभी डिस्कस करते हैं। पहले रेस्क्यू स्टेशन का, रेस्क्यू रूम तक हम लोग पहुँचे नहीं, अभी रेस्क्यू स्टेशन का जो कि बड़ा है। ओके, इम्पार्टिंग इनिशियल ट्रेनिंग इन रेस्क्यू एंड रिकवरी वर्क। इनिशियल ट्रेनिंग देगा, इनिशियल ट्रेनिंग यानी कि मतलब एक आदमी रेस्क्यू ट्रेंड पर्सन कब बोलेगा, हम पहले पढ़े थे कि रूल 21 के हिसाब से जिसको सर्टिफाई करेंगे सुपरिटेंडेंट। ओके, तो एक आदमी रेस्क्यू ट्रेंड पर्सन हुआ नहीं है अभी, ये वो ट्रेनिंग लेगा, क्वालिफाई होगा, सर्टिफाई होगा सुपरिटेंडेंट से, इसके बाद जाके वो रेस्क्यू ट्रेंड पर्सन बोला जाएगा। तो ट्रेनिंग कहाँ दिया जाएगा, रेस्क्यू स्टेशन में।
समझ में आ गया। इसीलिए बोला इम्पैक्टिंग इनिशियल ट्रेनिंग। इनिशियल ट्रेनिंग किसको दिया जाता है? इसका ट्रेनिंग नहीं है, अभी ये इनिशियल ट्रेनिंग लेगा, क्वालिफाई होगा, सर्टिफाइड होगा सुपरिटेंडेंट से, जब जाके वो रेस्क्यू ट्रेंड पर्सन बोला जाएगा। तो ये इनिशियल ट्रेनिंग कहाँ दिया जाता है? रेस्क्यू स्टेशन में, रेस्क्यू रूम में नहीं। ओके, रूम के बारे में तो अभी डिस्कस ही नहीं किया, उसका फंक्शन बारे में बाद में करेंगे, लेकिन ये कंसेप्ट समझ लीजिए, ये सब रेस्क्यू स्टेशन में होता है। इम्पार्टिंग रिफ्रेशर ट्रेनिंग टू रेस्क्यू ट्रेंड पर्सन, फिर रिफ्रेशर ट्रेनिंग में भी दिया जाता है रेस्क्यू स्टेशन में। यानी कि इनिशियल ट्रेनिंग भी रेस्क्यू स्टेशन में, रिफ्रेशर ट्रेनिंग भी रेस्क्यू स्टेशन में। ओके, इसमें देखिए एक चीज़, रिफ्रेशर ट्रेनिंग कितना दिन के अंदर दिया जाएगा वो बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी तक हम जो समझ में आया, रेस्क्यू स्टेशन का काम क्या है? ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, जो कि रेस्क्यू रूम का नहीं है। ओके, बाद में पढ़ेंगे, मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ। Providing support in case of major accidents or long lasting rescue and recovery operation by its own rescue team and equipment। जब भी माइंस में कुछ मेजर एक्सीडेंट होगा या फिर लॉन्ग लास्टिंग रेस्क्यू एंड रिकवरी ऑपरेशन, इसका मतलब क्या हुआ? कभी एक मेजर एक्सीडेंट होता है तो उसका रिकवरी एंड रेस्क्यू ऑपरेशन लंबा टाइम तक खींचता है ना, मतलब ज़्यादा टाइम लगता है रेस्क्यू करने के लिए, तो उसी टाइम में सपोर्ट करेगा रेस्क्यू स्टेशन। ओके, समझ में आ गया? जो कि बड़ा एक्सीडेंट है, मेजर एक्सीडेंट है, लॉन्ग लास्टिंग रेस्क्यू वर्क जहाँ पे अगर चलना है तो रेस्क्यू स्टेशन हेल्प करेगा बाय सेंडिंग इट्स ओन रेस्क्यू टीम। उसका जो खुद का रेस्क्यू ब्रिगेड है ना, पहले बोले कि मिनिमम 18 रेस्क्यू 10% उसमें रहते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं लेकिन मिनिमम 18, उसको वो आपका खुद रेस्क्यू टीम को भेजेगा और इक्विपमेंट के साथ। कौन? रेस्क्यू स्टेशन। ओके, इसमें हेल्प करता है। कैरिंग आउट द फंक्शन ऑफ रेस्क्यू रूम इन रेस्पेक्ट ऑफ दोज बिलो ग्राउंड माइंस वेयर देयर इज नो रेस्क्यू रूम। जिस बिलो ग्राउंड माइंस में रेस्क्यू रूम नहीं है, उस बिलो ग्राउंड माइंस में रेस्क्यू रूम के तरह भी ये फंक्शन कर सकता है। कौन? रेस्क्यू स्टेशन। तो अभी तक और एक नया फिर चीज़ समझ में आया कि एक रेस्क्यू स्टेशन एक माइंस का रेस्क्यू रूम का तरह यूज हो सकता है जहाँ की रेस्क्यू रूम नहीं है। समझ में आ गया क्या मैं बोला? एक रेस्क्यू स्टेशन एक रेस्क्यू रूम का तरह यूज हो सकता है एक बिलो ग्राउंड माइंस में जहाँ रेस्क्यू रूम नहीं है, लेकिन एक रेस्क्यू रूम एक रेस्क्यू स्टेशन का तरह यूज नहीं हो सकता है। ओके, समझ में आ रहा है? कुछ अंडरस्टैंडिंग बैठ रहा है? क्या मैं बोला? पहले तो ये बोला कि जहाँ मेजर एक्सीडेंट होगा, लॉन्ग लास्टिंग रेस्क्यू रिकवरी होगा, उसमें सपोर्ट प्रोवाइड करता है रेस्क्यू स्टेशन अपनी खुद का रेस्क्यू टीम भेज के। खुद का रेस्क्यू टीम में हम जो स्टाफ में देखे थे कि जो रेस्क्यू ब्रिगेड में कितने आदमी रहते हैं? 18 रेस्क्यू टेंट मिनिमम रहते हैं, रेस्क्यू टेंट पर्सन। तो अपना खुद का रेस्क्यू टीम और इक्विपमेंट के साथ भेज के सपोर्ट प्रोवाइड करेगा रेस्क्यू एंड रिकवरी ऑपरेशन में। नेक्स्ट चीज बोला कि कैरिंग आउट द फंक्शन ऑफ रेस्क्यू रूम इन रेस्पेक्ट ऑफ दोज बिलो ग्राउंड माइंस वेयर देयर इज नो रेस्क्यू रूम। जिस बिलो ग्राउंड माइंस में रेस्क्यू रूम अवेलेबल नहीं है, बनाया ही नहीं गया है, उसमें उस माइंस के लिए एक रेस्क्यू स्टेशन रेस्क्यू रूम का तरह यूज हो सकता है। और रेस्क्यू स्टेशन उसी का नहीं है, वो दूसरा माइंस का है, लेकिन अगर पास में है तो वो रेस्क्यू रूम के तरह यूज हो सकता है। कितने पास में क्या फिर आके डिस्कस करेंगे। ओके, नेक्स्ट आया रूल नंबर 5। रूल नंबर 5, एस्टेब्लिशमेंट एंड लोकेशन ऑफ रेस्क्यू रूम। हम अभी तक क्या कंप्लीट किए? रेस्क्यू स्टेशन। अभी डिस्कस करते हैं रेस्क्यू रूम, फिर हम कंपेयर करेंगे तो ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा। रेस्क्यू रूम कब चाहिए, कहाँ चाहिए? where more than 100 persons are ordinarily employed below ground and there is no rescue station within radius of 35 kilometers, there shall be established one rescue room on surface close to mines entrance। क्या मतलब है इसका? मान लीजिए जिस बिलो ग्राउंड माइंस में कम से मतलब 100 आदमी से ज़्यादा आदमी काम कर रहे हैं और उसका 35 किलोमीटर रेडियस के अंदर कोई रेस्क्यू स्टेशन नहीं है, तो वहाँ एक रेस्क्यू रूम बैठाना पड़ेगा। कहाँ बैठाना पड़ेगा? माइंस का एंट्रेंस का क्लोज प्रॉक्सिमिटी में, सरफेस में, मतलब ऊपर में। इसमें देखिए एक नया 2-3 नया चीज़ समझ में आया। क्या नया चीज़ समझ में आया? मान लीजिए आपका माइंस जहाँ है, बिलो ग्राउंड माइंस का बात कर रहे हैं तो सब बिलो ग्राउंड माइंस के लिए एप्लीकेबल है। और क्या, जो भी आपका माइंस है उसका अगर 35 किलोमीटर रेडियस के अंदर एक रेस्क्यू स्टेशन है तो आपको रेस्क्यू रूम बैठाने का ज़रूरत ही नहीं है। समझ में आ गया?
आपका माइंस का 35 किलोमीटर रेडियस के अंदर में अगर एक रेस्क्यू स्टेशन, किसी दूसरा माइंस का भी हो सकता है, अगर एक रेस्क्यू स्टेशन है तो आपका माइंस में रेस्क्यू रूम का प्रोविज़न नहीं है, बैठाना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि 35 किलोमीटर रेडियस के अंदर ऑलरेडी एक रेस्क्यू स्टेशन है। समझ में आ गया। दूसरा चीज़, अगर 100 आदमी से आप ज़्यादा आदमी आपका माइंस में काम कर रहे हैं बिलो ग्राउंड में, तो आपको ज़रूरत है एक रेस्क्यू रूम। लेकिन अगर रेस्क्यू स्टेशन 35 किलोमीटर रेडियस के अंदर नहीं है तो ओके, समझ में आ गया। इसीलिए पहले ही वो बोल दिया था कि एक रेस्क्यू स्टेशन दूसरा माइंस का रेस्क्यू रूम के तरह यूज हो सकता है। वो खुद रेस्क्यू स्टेशन है, लेकिन उन लोगों के लिए वो काम करता है रेस्क्यू रूम का तरह। तो रेस्क्यू रूम का काम कुछ अलग होगा जो कि रेस्क्यू स्टेशन कर सकता है, और रेस्क्यू स्टेशन का काम के तो हम पढ़ लिए जो कि रेस्क्यू रूम कर नहीं सकता। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि दोनों के बीच में डिफरेंस है, जो कि रूल बोलता है, मैं नहीं बोलता हूँ। सॉरी, मैं गलत वर्ड बोल दिया, मैं नहीं बोलता, नहीं रूल बोलता है। ओके, नेक्स्ट क्या कंडीशन है? कंडीशन फॉर यूज ऑफ वन रेस्क्यू रूम फॉर नंबर ऑफ माइंस बिलोंगिंग टू द सेम ऑनर। ओके, तो इस हेडिंग बाद में आगे फिर नेक्स्ट बाद में बढ़ेंगे, फिर हेडिंग को एक बार समझ लेते हैं कि कंडीशन फॉर यूज ऑफ वन रेस्क्यू रूम फॉर नंबर ऑफ माइंस बिलोंगिंग टू द सेम ऑनर, यानी कि एक रेस्क्यू रूम नंबर ऑफ माइंस के लिए, मतलब एक से ज़्यादा 5-6 कुछ भी माइंस के लिए एक कॉमन रेस्क्यू रूम हो सकता है, लेकिन वो सेम ऑनर का होना चाहिए वो सब माइंस। अगर डिफरेंट ऑनर्स का है तो एक कॉमन रेस्क्यू रूम नहीं कर सकते, लेकिन पहले हम क्या पढ़े, एक रेस्क्यू स्टेशन कर सकते हैं। नहीं समझे मेरी बात को? और एक बार समझाता हूँ। इस हेडिंग से ही हमको समझ में आ गया ये कि अगर अलग अलग ऑनर्स का माइंस आसपास में है तो वो लोग जॉइंटली एक रेस्क्यू रूम नहीं कर सकते। वो सिर्फ एक ही ओनर का अगर होगा तो कर सकता है, लेकिन उसके लिए भी कंडीशन है जो कि अभी पढ़े नहीं है। तो अलग अलग माइंस मिल के एक रेस्क्यू रूम नहीं बिठा सकते, लेकिन अलग अलग माइंस मिल के जॉइंटली एक रेस्क्यू स्टेशन बिठा सकते हैं, जो कि अप्रूव करेंगे कौन? CIM। समझ में आ गया? अब अगर जो चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, मेरा वीडियो को रिवाइंड करके देखिए, जरूर समझ में आएगा, क्योंकि मैं रिपीटेडली वही चीज़ को बोल रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट जो बोला कि अगर एक ही ओनर का डिफरेंस माइंस आसपास है, वो लोग कॉमनली जॉइंटली एक रेस्क्यू रूम बैठा सकते हैं। उसके लिए कंडीशन क्या है कि टोटल एम्प्लॉयमेंट इन बिलो ग्राउंड ऑफ ऑल सच माइंस डज नॉट एक्सीड 5000। मतलब जो सभी माइंस का एम्प्लॉयमेंट मिला के 5000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तब जाके वो जॉइंटली एक रेस्क्यू रूम बैठा सकते हैं। एंड ऑल सच माइंस आर सिचुएटेड विद इन 35 किलोमीटर्स कनेक्टेड बाय रोड। और सभी माइंस 35 किलोमीटर, मतलब सभी माइंस को जो दूरियां है 35 किलोमीटर अंदर होना चाहिए, और कनेक्टेड बाय रोड होना चाहिए। कनेक्टेड बाय रोड इन द सेंस कि मान लीजिए कुछ ज़रूरत हुआ, रेस्क्यू रूम से कुछ सामान निकालना पड़ा माइंस को अर्जेंसी के लिए, अर्जेंट वार के लिए, तो रोड फैसिलिटी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 35 किलोमीटर एरिया में है और मतलब जो रेस्क्यू इक्विपमेंट्स लेने के लिए कोई रोड ही नहीं है, तो क्या फ़ायदा ऐसे कॉमन रेस्क्यू रूम बिठाने का? समझ में आ गया? नेक्स्ट, यूज ऑफ रेस्क्यू रूम एज रेस्क्यू स्टेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, थोड़ा समझिए मेरे बात को। यूज ऑफ रेस्क्यू रूम एज रेस्क्यू स्टेशन मतलब एक रेस्क्यू रूम, उसका काम ही अलग है। क्या काम है अभी तक हम लोग पढ़े नहीं, लेकिन काम अलग है, ये मैं पहले ही बता दिया हूँ। रेस्क्यू रूम एक रेस्क्यू स्टेशन का तरह काम कर सकता है, जो कि स्टेशन का काम ही अलग है, वो बहुत बड़ा है। उसका काम है ट्रेनिंग देना, इनिशियल रिफ्रेशर, फिर मदद करना जिस माइंस में नहीं है रेस्क्यू रूम नहीं है उसको मदद करना, इमरजेंसी के टाइम में अपना ही फायर रेस्क्यू ब्रिगेड को भेजना, ये सब काम रेस्क्यू स्टेशन का है। रेस्क्यू रूम छोटा है, फिर भी वो रेस्क्यू स्टेशन जैसा यूज हो सकता है। किस कंडीशन में? होया टोटल एम्प्लॉयमेंट इन बिलो ग्राउंड ऑफ ऑल माइंस बिलोंगिंग टू सेम ऑनर एक्सीड 5000। अगर सभी माइंस का, मतलब एक ऑनर का जो सभी माइंस का एम्प्लॉयमेंट मिला के अगर 5000 से ज़्यादा नहीं हो रहा है तो एक रेस्क्यू रूम बैठा सकते हैं। हम अभी पढ़े, अगर 5000 से ज़्यादा हो रहा है तो हम उस रेस्क्यू रूम को एक रेस्क्यू स्टेशन के तरह यूज कर सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, और कंडीशन है। नेक्स्ट कंडीशन क्या है? इक्विप्ड विथ रिक्विजाइट एडिशनल रेस्क्यू अपरेटस इंक्लूडिंग एटलीस्ट 15 एक्स्ट्रा सेट्स ऑफ 2 आवर सेल्फ कंटेंट ब्रीदिंग अपरेटस। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? एक रेस्क्यू स्टेशन में क्या क्या अपरेटस इक्विपमेंट्स रहेगा उसके लिए शेड्यूल में बताया गया है, जो कि आगे बताएंगे कि कौन सा शेड्यूल में
बताया गया है। जैसे फर्स्ट एड रूम में क्या क्या रहेगा, फर्स्ट एड स्टेशन में क्या क्या रहेगा, है ना मेंस रूल में, उसी तरह रेस्क्यू स्टेशन में क्या क्या रहेगा, उसमें ज़्यादा रहेगा क्योंकि स्टेशन बड़ा है। रेस्क्यू रूम में क्या क्या रहेगा वो सब दिया हुआ है। अभी ये क्या बोल रहा है कि उसमें एडिशनल रेस्क्यू अपरेटर्स रहना चाहिए 15 एक्स्ट्रा सेट्स ऑफ 2 आवर सेल्फ कंटेंट ब्रीदिंग अपरेटर्स। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि रेस्क्यू रूम में जो जो मटेरियल रहना चाहिए उस सब रहने के बावजूद, एग्जाम्पल मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ, मतलब एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि रेस्क्यू रूम में मान लीजिए 10 सेट्स ऑफ सेल्फ कंटेंट ब्रीदिंग अपरेटर्स रहना चाहिए, मान लीजिए 10 रहना चाहिए। तो ये क्या बोल रहा है, एडिशनल 15 और एडिशनल 15 एक्स्ट्रा सेट्स ऑफ 2 आवर सेल्फ कंटेंट ब्रीदिंग अपरेटर्स रहना चाहिए। यानी कि 10 तो रहना ही है क्योंकि वो रेस्क्यू रूम है, और एडिशनल 15 एक्स्ट्रा सेट, मतलब 15 10 25, मिनिमम उसमें 25 2 आवर सेल्फ कंटेंट ब्रीदिंग अपरेटर्स रहने से वो भी एलिजिबल होगा रेस्क्यू स्टेशन के हिसाब से यूज होने के लिए। नहीं समझे, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। रेस्क्यू रूम में क्या क्या अपरेटस रहेगा वो शेड्यूल में है। मान लीजिए प्रोविजन है कि एक रेस्क्यू रूम में 10 ठो रहना चाहिए, 2 आवर सेल्फ कंटेंट ब्रीथिंग अपरेटस 10 ठो रहना चाहिए, क्योंकि यार उसके रूम है तो उसमें 10 ठो तो रहेगा ही। ठीक है, अभी हम क्या बोल रहे हैं कि इस रेस्क्यू रूम को हम लोग रेस्क्यू स्टेशन का तरह यूज करेंगे। तो वो रेस्क्यू स्टेशन का तरह यूज करने के लिए उस कब एलिजिबल होगा कि हम आप यूज कर सकते हैं, जब उसमें 15 एक्स्ट्रा सेट रहेगा एडिशनल। एडिशनल यानी कि जो तो रहना है वो रहना है, 10 रहना है आपको, 10 तो है, एडिशनल 15 रहना है। मतलब आपके पास अगर 25 तो है तब जाके आप अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल हो सकते हैं। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट, प्लेस्ड अंडर द चार्ज ऑफ ए क्वालिफाइड इंस्ट्रक्टर। भाई क्वालिफाइड इंस्ट्रक्टर का चार्ज में रहना चाहिए, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब बहुत बड़ा मीनिंग है उसका, थोड़ा गौर से समझिए। मैं पहले क्या बोला था, सुपरिटेंडेंट जो होते हैं वो रेस्क्यू स्टेशन का हेड है, इंचार्ज है, रेस्क्यू रूम का नहीं। ओके, रेस्क्यू रूम का जो इंचार्ज अलग है, वो हम बाद डिस्कस करेंगे। ओके, इसमें बोल रहा है कि एक रेस्क्यू रूम कब एक रेस्क्यू स्टेशन की तरह यूज हो सकता है, जबकि वो एक क्वालिफाइड इंस्ट्रक्टर का चार्ज में है। इसका मतलब हमको दो क्लू मिला, ये क्लू मिला कि रेस्क्यू रूम का इंचार्ज कौन होते हैं, इंस्ट्रक्टर होते हैं, जो कि एक मतलब जो कि रेस्क्यू स्टेशन का इंचार्ज नहीं है। रेस्क्यू स्टेशन का इंचार्ज कौन है, सुपरिटेंडेंट, लेकिन रेस्क्यू रूम का इंचार्ज एक इंस्ट्रक्टर होते हैं। लेकिन एक रेस्क्यू रूम कब रेस्क्यू स्टेशन के हिसाब से यूज हो सकता है, जब वो एक क्वालिफाइड इंस्ट्रक्टर का अंडर में है। हम तो आप तो बोलेंगे कि ये तो रेस्क्यू रूम है ऑलरेडी, वो तो इंस्ट्रक्टर का मतलब चार्ज में है, फिर क्वालिफाइड इंस्ट्रक्टर क्या है। क्वालिफाइड इंस्ट्रक्टर के बारे में फिर बाद में हम लोग पढ़ेंगे। मतलब जो इंस्ट्रक्टर के अंडर में तो फर्स्ट एड रूम रहता ही है, लेकिन एक एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन चाहिए। अगर वो क्वालिफिकेशन है तब जाके एक रेस्क्यू रूम एक रेस्क्यू स्टेशन का इंचार्ज हो सकता है, मतलब यूज हो सकता है। नहीं समझ में है, और एक बोल रहा हूँ, रेस्क्यू रूम का इंचार्ज तो एक इंस्ट्रक्टर है, ओके, लेकिन उस रेस्क्यू रूम को हम लोग रेस्क्यू स्टेशन के तरह तब यूज कर सकते हैं जब उसका जो इंचार्ज है, जो इंस्ट्रक्टर, उसके पास एक एडिशनल क्वालिफिकेशन रहेगा। वो क्वालिफिकेशन के बारे में बाद में दिया गया है, जिसका हम लोग करेंगे बाद में। उस क्वालिफिकेशन अगर होगा तब जाके उस रेस्क्यू रूम को हम लोग रेस्क्यू स्टेशन की तरह यूज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या बोलता है, मिनिमम 5 रेस्क्यू ट्रेन पर्सन ऑफ हुम एटलीस्ट 1 साल होल्ड क्वालिफिकेशन ऑफ रेस्क्यू रूम इंचार्ज। ओके, पहले तो बोला कि एक जो एडिशनल क्वालिफिकेशन वो इंस्ट्रक्टर के पास अगर रहेगा तब जाके वो रेस्क्यू स्टेशन के हिसाब से यूज कर पाएंगे रेस्क्यू रूम को। दूसरा बोला कि उस रेस्क्यू रूम में मिनिमम 5 रेस्क्यू ट्रेन पर्सन रहना चाहिए। जैसे फर्स्ट एड स्टेशन में जो ब्रिगेड रहते हैं उसमें मिनिमम 18 रेस्क्यू ट्रेन पर्सन रहते हैं, उसी तरह इसमें बोल रहा है कि उस रेस्क्यू रूम में मिनिमम 5 रेस्क्यू ट्रेन पर्सन रहना चाहिए, और उनमें से किसी एक का रेस्क्यू रूम इंचार्ज होने का क्वालिफिकेशन होना चाहिए। नहीं समझ में आया, और एक बात सिंपल से बोल रहा हूँ। देखिए, एक टर्म है रेस्क्यू रूम इंचार्ज। रेस्क्यू रूम इंचार्ज एक इंस्ट्रक्टर ही होता है। ओके, तो रेस्क्यू रूम इंचार्ज जो एक इंस्ट्रक्टर है उसके पास कुछ एडिशनल क्वालिफिकेशन अगर होगा तब जाके उस रेस्क्यू रूम को हम लोग रेस्क्यू स्टेशन की तरह यूज कर सकते हैं। समझ में आया। मतलब रेस्क्यू रूम इंचार्ज के वो एक इंस्ट्रक्टर है, उसके पास मतलब
वो इंचार्ज है रेस्क्यू रूम का, लेकिन एडिशनल क्वालिफिकेशन होने से वो रेस्क्यू स्टेशन की तरह यूज हो सकता है। दोबारा बोला कि उस रेस्क्यू रूम में मिनिमम 5 क्वालिफाइड ट्रेंड रेस्क्यूड पर्सन रहना चाहिए, और उनमें से एक आदमी के पास रेस्क्यू रूम इंचार्ज का क्वालिफिकेशन होना चाहिए। ओके। फॉर अंडरग्राउंड कोल माइंस सेकंड और थर्ड डिग्री गैसीसियम इरेस्पेक्टिव ऑफ नंबर्स ऑफ रेस्क्यू रूम शैल बी एस्टैब्लिश्ड। इसका मतलब क्या हुआ, जो अंडरग्राउंड कोल माइंस में जो सेकेंड एंड थर्ड डिग्री गैसी माइंस अगर है तो उसमें कितना भी आदमी हो जाए, 5 और 10 मतलब 50 भी आदमी मान लीजिए उसमें रहे, तब भी उसमें एक रेस्क्यू रूम रहेगा। क्योंकि हम पहले ही पढ़े थे कि मिनिमम 100 आदमी अगर उस माइंस में एम्प्लॉई है और 35 किलोमीटर रेडियस के अंदर में अगर एक फास्ट एड स्टेशन नहीं है तब रेस्क्यू रूम का प्रोविजन है। लेकिन ये बोल रहा है अगर सेकेंड एंड थर्ड डिग्री गैसी कोल माइंस है तो नंबर चाहे कुछ भी हो, 100 हो, 50 हो, 30 भी हो, तो अब भी वहाँ पे एक रेस्क्यू रूम रहेगा। चाहे वो 35 किलोमीटर एरिया में फास्ट एड स्टेशन भी हो तब भी एक रेस्क्यू रूम रहेगा, जहाँ सेकेंड एंड थर्ड डिग्री गैसी कोल माइंस का केस में एटलीस्ट 1 रेस्क्यू ट्रेंड पर्सन आर ऑलवेज बी इन अटेंडेंस एट द रेस्क्यू रूम। क्या बोला कि कम से कम एक रेस्क्यू रूम में एक रेस्क्यू ट्रेंड पर्सन हमेशा रहना चाहिए, उसका अटेंडेंस जरूरी है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हमको क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो रेस्क्यू ट्रेंड पर्सन है, जैसे फास्ट एड रेस्क्यू स्टेशन का केस में एक जो ब्रिगेड में 18 रहते हैं रेस्क्यू ट्रेंड पर्सन, और रूम में मिनिमम 5 रहना चाहिए। वो बोल रहे हैं अभी 5 रहना जरूरी नहीं है, मैं क्या बोला, 5 रहने से वो स्टेशन की तरह यूज हो सकता है, उनमें से अगर एक ये रहेगा। तो अभी और थोड़ा बोल देता हूँ कि जो वो क्या अभी हम लोग डिस्कस किए कि एटलीस्ट एक आदमी हमेशा प्रेजेंट रहना चाहिए, कहाँ, रेस्क्यू रूम में। अभी रूल 6 के तरफ बढ़ते हैं। फंक्शंस ऑफ रेस्क्यू रूम का फंक्शन क्या है, रेस्क्यू स्टेशन का फंक्शन क्या है, तो हम लोग डिस्कस कर लिए कि ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, सपोर्ट देना अपना ही रेस्क्यू टीम के साथ, और जहाँ रेस्क्यू रूम नहीं है उसमें रेस्क्यू रूम की तरह यूज होना, ये फंक्शन है रेस्क्यू स्टेशन का। रेस्क्यू रूम का फंक्शन क्या है, ए रेस्क्यू रूम शैल प्रोवाइड फैसिलिटीज फॉर द स्टोरेज, असेंबली, टेस्टिंग एंड एडजस्टमेंट ऑफ ब्रीदिंग apparatus एंड अदर रेस्क्यू इक्विपमेंट्स एंड फॉर देयर स्पीडी ट्रांसपोर्ट टू माइंस। इसका मतलब क्या हुआ, रेस्क्यू रूम का क्या है, रेस्क्यू रूम में जो जितना भी ब्रीदिंग अपरेटस रहता है उनका स्टोरेज होता है, मतलब वहाँ रखा जाता है, असेंबल होता है, टेस्टिंग होता है, उसका एडजस्टमेंट होता है, मतलब एडजस्ट करना पड़ता है ना बीच बीच में, एडजस्टमेंट होता है, ये सब काम रेस्क्यू रूम में होता है, रेस्क्यू स्टेशन में नहीं। रेस्क्यू स्टेशन में भी होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, लेकिन उसमें और भी काम होता है। ये तो सब उसका लिए छोटा काम हो गया ये सब काम। उसमें जो ट्रेनिंग वगैरह देना, इनिशियल देना, लोगों को ट्रेन करना, सर्टिफाई करना, ये सब काम रेस्क्यू स्टेशन में होता है, रेस्क्यू रूम में नहीं होता है। रेस्क्यू रूम में खाली उसका स्टोरेज, असेंबली, टेस्टिंग एंड एडजस्टमेंट होता है, किसका, ब्रीदिंग अपरेटस का, उसका मेन काम यही है। और जब माइंस में कुछ ऐसे कंडीशन आया, ऐसा सिचुएशन आया, तो स्पीडी रिमूवल के लिए सबका जो ये सब इक्विपमेंट तो यहाँ पे स्टोरेज हो गया, ये सब कैसे तुरंत कम से कम टाइम में पहुँचे साइट पे, उसके लिए भी जुगाड़ होना चाहिए। जैसे मेडिकल में होता है ना एम्बुलेंस, वही काम करना है, और क्या, एम्बुलेंस का काम तो वही होता है ना, किसी पेशेंट का कभी ये हुआ तो उसको जल्द से जल्द मेडिकल पहुँचाना, उसी तरह प्रोविजन इस रेस्क्यू रूम में रहना चाहिए। समझ हो गया। तो रेस्क्यू रूम एक छोटा चीज़ है, उसका ब्रॉड सेंस है रेस्क्यू स्टेशन। रेस्क्यू रूम में जो काम होता है रेस्क्यू स्टेशन में वही काम होता है, लेकिन उसमें एडिशनल और भी काम होता है, लोगों को ट्रेन करना, लोगों को सर्टिफाई करना, ये सब काम रेस्क्यू स्टेशन में होता है, रेस्क्यू रूम में ये सब नहीं होता। इसीलिए बोलता है कि रेस्क्यू स्टेशन एक रेस्क्यू रूम का काम कर सकता है, लेकिन रेस्क्यू रूम एक रेस्क्यू स्टेशन का तरह काम नहीं कर पाएगा। लेकिन फिर भी हम पढ़े कि रेस्क्यू रूम रेस्क्यू स्टेशन का तरह यूज हो सकता है, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस है। क्या क्या कंडीशंस है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, डिस्कस किए कि नहीं, कि एक रेस्क्यू रूम कब किस केस में रेस्क्यू स्टेशन का तरह यूज हो सकता है, कि जो एक ही माइंस ऑनर का होना चाहिए, सभी माइंस, वो टोटल एम्प्लॉयमेंट 5000 से ज़्यादा होना चाहिए, उसमें कम से कम 15 एक्स्ट्रा सेट्स ऑफ 2 आवर सेल्फ कंटेंट ब्रीथिंग अपरेटस रहना चाहिए, और मिनिमम 5 रेस्क्यू ट्रेंड पर्सन उसमें रहना चाहिए, जिनमें से एटलीस्ट एक का क्वालिफिकेशन रेस्क्यू रूम इंचार्ज का होना चाहिए। तो ये सब चीज़ आराम से याद रखिए। ओके, अभी हम जितना अभी तक पढ़ाई किया आगे नहीं बढ़ते, नहीं तो फिर दिमाग गुम हो जाएगा।
उसके रिलेटेड क्या क्या एमसीक्यूज हो सकता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट पार्ट में फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, इट इज़ द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डैश टू एस्टैब्लिश, मेंटेन एंड एंश्योर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ ए रेस्क्यू रूम। रेस्क्यू रूम का एस्टैब्लिशमेंट मतलब उस रेस्क्यू रूम बिठाना, मेंटेन करना, उसका प्रॉपर फंक्शन हो रहा है कि नहीं, एंश्योर होना, ये किसका जिम्मेदारी है? डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, जनरल मैनेजर ऑफ माइंस, माइंस ओनर, सुपरिटेंडेंट ऑफ रेस्क्यू स्टेशन। किसका है आप बोलिए? अभी अभी हम पढ़े, ये सब माइंस ओनर का काम है। देखिए सिर्फ ओनर लिखा गया है, एजेंट मैनेजर का इसमें कोई रोल नहीं। ओके, ये माइन ओनर का काम है। ओके, समझ में आ गया? माइंस ओनर का रेस्पॉन्सिबिलिटी है रेस्क्यू रूम बिठाना, मेंटेन करना और प्रॉपर फंक्शनिंग करना। माइंस ओनर का, बार बार मैं बोल रहा हूँ, देखिए माइंस ओनर, इसको याद रखिए, रेस्क्यू रूम का प्रोविजन माइंस ओनर के ऊपर रहता है। ओके, जो कि उसका एस्टैब्लिशमेंट, उसका मेंटेनेंस, उसका प्रॉपर फंक्शन को एंश्योर करना उसका जिम्मेदारी होता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? प्रिंसिपल ऑफिशियल मीन्स द सीनियर मोस्ट माइन ऑफिशियल ऑफ माइनिंग डिसिप्लिन ऑन ड्यूटी इन द माइंस। At a rescue station, rescue brigade shall consist of not less than 16 rescue trained person. None of these. In absence of superintendent of rescue station exceeding 60 days, the owner shall appoint another superintendent. कौन सा स्टेटमेंट गलत है? अभी अभी हम जस्ट पढ़े हैं, रिकॉल कीजिए। नॉन ऑफ दीज यही बोल रहे हैं ना, नॉन ऑफ दीज नहीं है, इसमें एक ऑप्शन गलत है, याद कीजिए। ऑप्शन बी को थोड़ा गौर कीजिए तो, एट ए रेस्क्यू स्टेशन, रेस्क्यू स्टेशन में जो रेस्क्यू ब्रिगेड के बारे में बात किए थे, याद आ रहा है? रेस्क्यू स्टेशन में रेस्क्यू ब्रिगेड के बारे में कौन सा रूल में डिस्कस किए थे? रूल 3 में। तो जो रेस्क्यू स्टेशन का रेस्क्यू ब्रिगेड में जो रहते हैं रेस्क्यू ट्रेंड पर्सन, मिनिमम कितना? 18। इसमें कितना दिया है? 16। तो ऑप्शन गलत है। ओके, इसको थोड़ा याद कीजिए। रूल 3 में हम क्या पढ़े कि एक रेस्क्यू स्टेशन में जो रेस्क्यू ब्रिगेड रहेगा उसमें मिनिमम 18 रेस्क्यू ट्रेंड पर्सन रहते हैं। ओके, और क्या पढ़े? एक रेस्क्यू रूम में पढ़े थे कि मिनिमम अगर 5 रेस्क्यू ट्रेंड पर्सन है और उनमें से एक आदमी का रेस्क्यू रूम इंचार्ज का क्वालिफिकेशन है तो वो एलिजिबल हो सकता है रेस्क्यू स्टेशन का तरह यूज होने के लिए। और दूसरा भी कंडीशन है, लेकिन ये भी एक कंडीशन है। At every underground mine, a rescue room shall be established in more than 100 persons are ordinarily employed and there is no rescue station within radius of 10 किलोमीटर। कितना किलोमीटर के अंदर एक रेस्क्यू स्टेशन नहीं है और उसमें 100 से ज़्यादा आदमी काम कर रहे हैं तो रेस्क्यू रूम बैठाना जरूरी है, उसका प्रोविजन है। कितना किलोमीटर के अंदर? 15, 25, 40, 35, कितना? अभी अभी डिस्कस किया हम लोग। इस तरह का ही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, इसलिए मैं बोला है ना, रेस्क्यू रूल का हर सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना जरूरी है। और एमसीक्यूज का बात अगर करेंगे तो हर सेंटेंस में एमसीक्यूज निकल सकते हैं, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं। अगर फंडामेंटल क्लियर है तो भेजो ना भाई, कौन सा क्वेश्चन आप दे रहे हो, मैं सभी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए तैयार हूँ। यही कॉन्फिडेंस के साथ आपको मैदान में उतारना है, यानी कि एग्जाम हॉल में बैठना है। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है आप पहले बताइए, अभी अभी तो डिस्कस किए। इसका आंसर है 35 किलोमीटर। 35 किलोमीटर के अंदर अगर नहीं है तो रेस्क्यू रूम का प्रोविजन है। लेकिन अगर 82, 83 कोल माइंस के केस में चाहे कितना भी आदमी हो वहाँ पे जरूरी है फास्ट रेस्क्यू रूम बैठाना। ओके, फंक्शन ऑफ रेस्क्यू रूम, एक रेस्क्यू रूम का फंक्शन क्या है? प्रोवाइडिंग फैसिलिटी फॉर स्टोरेज, असेंबली, टेस्टिंग एंड एडजस्टमेंट ऑफ ब्रीदिंग apparatus, सर्व एज ए प्लेस ऑफ रेस्क्यू ट्रेनिंग, प्रोवाइडिंग स्पीडी ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्क्यू इक्विपमेंट टू माइंस, ओनली ए एंड सी, ऑल ऑफ दीज। मैं अभी डिटेल में इसके बारे में डिस्कस कर रहा था, रिपीटेडली कर रहा था, बार बार कर रहा था, इसलिए आपको बोल रहा हूँ कि ध्यान से सुनिए मेरा बात। जो मैं सिर्फ मेरा स्लाइड को देख रहा है ना, उससे अच्छा है कि ज़्यादा मेरे को सुनिए। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, क्योंकि ऑप्शन बी में जो लिखा है सर्व एज ए प्लेस ऑफ रेस्क्यू ट्रेनिंग, वो रेस्क्यू स्टेशन का काम है, रूम का नहीं। ओके, रेस्क्यू ट्रेन पर्सन आर सर्टिफाइड बाय डैश हुम, किसके द्वारा रेस्क्यू ट्रेन पर्सन सर्टिफाइड होते हैं? माइंस मैनेजर, जनरल मैनेजर ऑफ माइंस, माइन ओनर, सुपरिटेंडेंट ऑफ रेस्क्यू स्टेशन। ये तो मैं कम से कम 8-10 बार
रिपीटेडली बोल चुका हूँ, आप शायद मेरे को गुस्सा भी हो रहे होंगे कि क्या बार बार वही चीज़ को बोल रहे हैं। इसीलिए दोस्तों बोल रहा हूँ कि ये ज़रूरी है। आंसर डी इज़ द राइट आंसर है, सुपरिटेंडेंट ऑफ रेस्क्यू स्टेशन। Intimation regarding appointment or termination of superintendent of a rescue station is given by honor to dash in dash। मतलब अपॉइंटमेंट एंड टर्मिनेशन ऑफ सुपरिटेंडेंट, वो मतलब ऑनर किसको देंगे, कौन सा फॉर्म में देंगे? CIM एंड RIM फॉर्म 2, CIM फॉर्म 1, RIM फॉर्म 1, CIM एंड RIM फॉर्म 1। ये ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। CIM एंड RIM दोनों को देंगे, फॉर्म 1 में देंगे। A rescue room can be used for number of mines belonging to the same owner if एक रेस्क्यू रूम एक सेम ओनर का बहुत सारे माइंस के लिए कॉमन रेस्क्यू रूम की तरह यूज हो सकता है अगर टोटल एम्प्लॉयमेंट इन अंडरग्राउंड डज नॉट एक्सीड 5000, ऑल सच माइंस आर सिचुएटेड विद इन ए रेडियस ऑफ 35 किलोमीटर, ऑल सच माइंस आर सिचुएटेड विद इन 35 किलोमीटर्स कनेक्टेड बाय रोड बोथ A एंड C। इसका तो आंसर आप लोग पता लग गया आपको, अभी अभी डिस्कस किए कि ऑप्शन A एंड C आर करेक्ट, जो कि ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। लेकिन दोस्तों इसमें थोड़ा एक गौर कीजिएगा, सेम ओनर का होना चाहिए वो माइंस। अगर दूसरा दूसरा ओनर का होगा तो एक कॉमन रेस्क्यू रूम नहीं बैठा सकते। उसको मैं बार बार आपको इसलिए बोला कि सेम ओनर का केस में हो सकता है। ओके, तो दोस्तों ये था आज का कुछ वीडियो मटेरियल, डिटेल में हम लोग डिस्कस किए माइन रेस्क्यू रूल को। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे वीडियो में मैं बार बार बोलने का बावजूद आप गुस्सा इसीलिए नहीं हो रहे हैं क्योंकि मैं बार बार इसीलिए आपका भलाई के लिए बोल रहा हूँ कि बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। ओके, मेरे को भी ख़राब लगता है कि वही चीज़ को बार बार कितना बार बोलूँ। मेरा को भी ऐसा नहीं कि तो मैं चालू हो गया था ख़त्म नहीं, ऐसा नहीं। लेकिन नहीं बोलने से आप कुछ चीज़ को गौर करेंगे, कुछ चीज़ को नहीं, लेकिन बार बार बोलने से आपका दिमाग में वही चीज़ बैठ जाएगा। तो दोस्तों इसका जो वॉल्यूम 2 मैं